हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि एनआरए और सीईटी क्या है। साथ ही साथ में इस सेशन में हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये दोनों ही चीज़ें हमारे भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी और इन दोनों ही चीज़ों की हमारे वर्तमान जीवन में जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसके बारे में हम आज के सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिए और इसी प्रकार की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं शिक्षा नीति के ऊपर। शिक्षा नीति है क्या? एक्चुअल के अंदर किसी भी देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम को किस प्रकार से चलाया जाए, इसके लिए कुछ मूलभूत नियम या कानून बनाए जाते हैं, उनको रखा जाता है शिक्षा नीति के दायरे के अंदर। अगर हम भारत में बात करें तो भारत के अंदर शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत के अंदर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अधिकार दिए गए हैं कि वे शिक्षा के ऊपर कानून बना सकते हैं और इसी के साथ साथ राज्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जिनके आधार पर राज्य केंद्र के द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों को लागू करे अथवा नहीं, ये उनके स्वयं विवेक पर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी के समय लॉन्च की गई। तो 1968 के अंदर जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति को जो है वो भारत में लागू किया गया। अगर हम बात करें तो पहली शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए या पहली शिक्षा नीति के प्रारूप या रूपरेखा को तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसको नाम क्या दिया गया? कोठारी समिति। तो स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? कोठारी समिति के द्वारा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो दूसरी शिक्षा नीति को राजीव गांधी के समय 1986 के अंदर जो है वो लागू किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी शिक्षा नीति के अंदर ही जो है वर्ष 1992 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में जो है वो कुछ संशोधन किए गए, कुछ परिवर्तन किए गए और एक परिवर्तित या संशोधित शिक्षा नीति को जो है वो लागू किया गया 1992 के अंदर। यही कारण है कि जब भी आप दूसरी शिक्षा नीति को पढ़ते हो तो आपको 1986 के साथ साथ जो है वो स्लैश लगाकर 1992 देखने को मिलता है। इसका कारण जो है वो आज आपने जान लिया कि क्यों जो है वो दूसरी शिक्षा नीति में 1986 के साथ साथ 1992 देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पहली शिक्षा नीति जो लागू की गई 1968 के अंदर, दूसरी शिक्षा नीति जो लागू की गई 1986 के अंदर, यह संशोधित शिक्षा नीति को लागू किया गया 1992 के अंदर, या वर्तमान में 2020 के अंदर जो है वो केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है नई शिक्षा नीति को। इन तीनों ही शिक्षा नीति के अंदर एक बात कॉमन है और वो यह है कि शिक्षा के ऊपर जीडीपी का 6% खर्च। यह प्रस्ताव जो है वो कोठारी समिति ने वर्ष 1968 में ही रखा, लेकिन इसको जो है वो 2020 तक कभी भी हासिल नहीं किया गया और यही कारण है कि नई शिक्षा नीति के अंदर भी जो है वो ये प्रस्ताव रखा गया है और जो है वो ये लक्ष्य भी रखा गया है कि 2040 तक जो है वो इस शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। इस शिक्षा नीति को लागू करने के अंदर जो है वो लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अब हम डिस्कस करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। अब तक आपने जाना कि शिक्षा नीति का भारत के अंदर इतिहास क्या रहा है, किस किस समय में कौन कौन सी शिक्षा नीति भारत के अंदर लॉन्च की गई। अब आप नई शिक्षा नीति को विस्तार से समझेंगे कि वास्तव में नई शिक्षा नीति क्या है, क्या क्या परिवर्तन जो है वो आपको नई शिक्षा नीति में देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति की। तो नई शिक्षा नीति के प्रारूप को तैयार करने के लिए MHRD मंत्रालय के द्वारा एक प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया और यह प्रस्ताव कब रखा गया? 2016 के अंदर। और इसी प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि जून 2017 के अंदर जो है वो इस प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप एक समिति का गठन किया गया और उस समिति को नाम क्या दिया गया? कस्तूरी रंगन समिति। तो ये आपने जाना कि MHRD मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा कब? 2016 के अंदर और इसी प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप जून 2017 के अंदर जो है वो इस कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी को नाम दिया गया कस्तूरी रंगन समिति। कुछ जगह पर जो है वो आप इस समिति का नाम राष्ट्रीय शिक्षा समिति भी जो है वो पढ़ सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि दोनों ही एक ही समिति का नाम है, ज्यादातर जगह पर कस्तूरी रंगन समिति देखने को ही मिलेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो MHRD मंत्रालय का नाम भी वर्तमान में बदल कर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये भी
बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कस्तूरी रंगन समिति का गठन कर दिया गया जून 2017 में। इसके बाद में लगभग 2 वर्षों तक जो है वो कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा विभिन्न देशों की शिक्षा नीति का अध्ययन किया गया और गहन अध्ययन के बाद में जो है वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई MHRD मंत्रालय के समक्ष। और ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 31 मई 2019 को। तो आपने देखा कि कस्तूरी रंगन समिति का किस प्रकार से गठन हुआ। इस समिति के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 31 मई 2019 को MHRD मंत्रालय के समक्ष। अगर हम कस्तूरी रंगन समिति के बारे में और जानें तो इस समिति के अंदर टोटल सदस्य जो थे वो 9 थे, जिसके अंदर एक अध्यक्ष भी शामिल है। और इस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी के द्वारा। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसरो की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर, अर्थात पहली शिक्षा नीति लागू होने के 1 वर्ष के बाद में जो है वो इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि शिक्षा जो इसरो का गठन है वो किसके द्वारा किया गया था। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसके बाद में एक और संस्था का नाम आया योजना आयोग। तो योजना आयोग से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बिंदु ये रहेगा कि योजना आयोग का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। और यह परिवर्तन किया गया 1 जनवरी 2015 को। तो इन दोनों ही संस्थाओं की अध्यक्षता की गई थी कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी के द्वारा और इन्हीं को जो है वो अध्यक्षता दी गई थी कस्तूरी रंगन समिति की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी को जो है वो पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार, इन तीनों ही सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी को। तो ये भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। तो आपने यहाँ पर जाना कस्तूरी रंगन समिति को, वास्तव में कस्तूरी रंगन समिति क्या है और इससे जुड़े हुए पॉइंट्स को आपने यहाँ पे डिस्कस। तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा जो बिल या जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी MHRD मंत्रालय के समक्ष, तो MHRD मंत्रालय ने उसे सीधे ही जो है वो कैबिनेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया, उसको जो है वो ऑफिशियल साइट के ऊपर जो है वो लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया और लोगों से उस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो राय मांगी। तो लोगों ने भी जो है उस रिपोर्ट के ऊपर राय दी और 1 वर्ष तक जो है वो लगभग जो है इसको ऑनलाइन करके रखा गया और ऑफिशियल साइट के अनुसार जो है वो ये न्यूज़ दी गई कि लगभग 1,30,000 लोगों ने जो है नई शिक्षा नीति के ऊपर जो रिपोर्ट तैयार की गई थी कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा, उसके ऊपर जो है अपने सुझाव दिए, उसकी खामियों को उजागर किया, उसके अंदर क्या क्या नई चीज ऐड की जा सकती थी उसके बारे में बताया और क्या क्या चीज को जो है संशोधित करने की आवश्यकता है इसके बारे में जो है वो MHRD मंत्रालय को बताया। तो MHRD मंत्रालय ने इन सभी सुझावों के आधार पर एक दूरस्थ शिक्षा नीति की एक रिपोर्ट को जो है वो समक्ष प्रस्तुत किया। किसके समक्ष प्रस्तुत किया? केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष। और उसको नाम क्या दिया? नेशनल हायर एजुकेशन बिल। और इस बिल को जो है वो केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को जो है मंजूरी दे दी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बिल का नाम आपको ध्यान में रखना है कि बिल का नाम क्या दिया गया? नेशनल हायर एजुकेशन बिल। और इसको केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी कब दी? 29 जुलाई 2020 को। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसे भारत की 21वीं शताब्दी की शिक्षा नीति कहा गया। और नई शिक्षा नीति का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, इसका लक्ष्य क्या रखा गया या उद्देश्य क्या रखा गया कि भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना जो है वो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य रखा गया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अब हम डिस्कस करेंगे शिक्षा नीति के एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स के अंदर क्या क्या इसके अंदर जो है वो खूबियां हैं, क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या जो है वो चेंजेस जो है वो वर्तमान शिक्षा नीति से जो इसके अंदर किए गए हैं। तो पहला पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति के अंदर मुख्यतः 5 बातों पर अधिक बल दिया गया। ये 5 बातें कौन कौन सी हो जाएंगी? पहली बात रहेगी पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहन और जवाबदेही। इन 5 बातों के ऊपर मुख्यतः अधिक बल दिया गया है नई शिक्षा नीति के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन। इसका प्रावधान भी जो है वो नई शिक्षा नीति के अंदर रखा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा और जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
नई शिक्षा नीति के अंदर जो है वो राज्य शिक्षा आयोग के गठन का भी प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा कुछ परिषद के गठन का प्रावधान भी नई शिक्षा नीति में रखा गया है। अगर हम बात करें उन परिषद की तो राष्ट्रीय उच्चतर नियामक परिषद, आपको इन सभी को ध्यान में रखना है। एग्जाम के अंदर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नई शिक्षा नीति के अंदर मानक रेटिंग के लिए किस परिषद का गठन किया गया, और आपके अंदर जो है वो तीनों ही परिषद का नाम दे देंगे। तो आपको सिलेक्ट करना होगा सही कौन सी है। तो आपको ध्यान में रखना है इन तीनों ही परिषद का नाम और इनका उद्देश्य, इनको किस उद्देश्य के साथ जो है वो इनका गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद का गठन किया गया विनियमन के लिए, सामान्य शिक्षा परिषद का गठन किया गया मानक रेटिंग के लिए, और उच्च शिक्षा अनुदान परिषद का गठन किया गया वित्त पोषण के लिए। तो इन तीनों ही शिक्षा परिषद का जो है वो नई शिक्षा नीति के आधार पर इनका गठन किया गया, आपको इनको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो छात्रों के आकलन के लिए परख राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा। वर्तमान में भी इसका अस्तित्व है, लेकिन इसके अंदर जो है वो कुछ आधारभूत परिवर्तन किए जाएंगे और मॉडिफिकेशन के साथ इसको लागू किया जाएगा परख को, जो कि क्या है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है जिसके ऊपर जो है वो छात्रों का आकलन किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दीक्षा पोर्टल, अध्यापकों की सहायता के लिए, अध्यापकों को अपडेट करने के लिए भी दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। वर्तमान में इसका अस्तित्व भी है, इसको भी मॉडिफिकेशन के साथ लागू किया जाएगा। इसके अंदर और नई चीजों को ऐड किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि छात्रों के लिए परख और अध्यापकों के लिए दीक्षा पोर्टल। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, इसको अपने समझते हैं कि वास्तव में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो क्या है। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र के अंदर 1000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की और 11वीं की पात्रता हासिल करने का जो है वो रखते हैं और 11वीं के अंदर एडमिशन करने लायक हैं या 11वीं के लिए जो है वो पात्रता रखते हैं। तो इन 1000 विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत 11वीं के अंदर एडमिशन लेंगे वो कहलाता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो। अर्थात अगर 1000 में से जो है वो 900 विद्यार्थियों ने 11वीं के अंदर एडमिशन लिया और 100 विद्यार्थियों ने किसी कारणवश जो है वो शिक्षा को छोड़ दिया, तो 90% जो है वो कहलाएगा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो। तो आपने समझा कि वास्तव में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो क्या है। अब अगर हम वर्तमान में सेकेंडरी स्कूल की अगर हम बात करें, अर्थात 11वीं और 12वीं में एडमिशन लेने वाले छात्रों की ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो की अगर हम बात करें तो वर्तमान में वो कितना है 56.5%। वर्तमान में 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की शिक्षा में से लगभग 57% लोग ही ऐसे हैं या 57% छात्र ही ऐसे हैं जो कि 11वीं कक्षा के अंदर एडमिशन लेते हैं। बाकी 44% जो है वो शिक्षा को छोड़ देते हैं। तो वर्ष 2035 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि ये प्रतिशत जो है वो 100% होगा। 100% जो है वो लक्ष्य को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2035 तक। इसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए इस लक्ष्य को रखा गया है 50%, जो कि वर्तमान में कितना है 26.3%, अर्थात लगभग दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2035 तक इसे। इसके बाद में जो है नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि वर्ष 2022 तक जो है वो पैरा टीचर प्रणाली को जो समाप्त कर दिया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, आपको ध्यान में रखना है कि वर्ष 2022 तक पैरा टीचर प्रणाली को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है नई शिक्षा नीति के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:30। ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने को आ रहा है नई शिक्षा नीति के अंदर। नई शिक्षा नीति के अंदर जो है ये लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक 30 विद्यार्थियों के ऊपर जो है वो सरकारी स्कूलों के अंदर एक अध्यापक होना अनिवार्य है। तो ये आपने देखा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं शिक्षा की संरचना के बारे में। वर्तमान के अंदर जो शिक्षा की संरचना लागू है उसको हम 10+2 के आधार पर समझ सकते हैं कि 10वीं कक्षा तक जो है वो समान सब्जेक्ट्स जो हैं वो छात्रों को पढ़ने पड़ते हैं और 11वीं और 12वीं कक्षा के अंदर जो है वो छात्रों को स्ट्रीम चुनने की जो है वो स्वतंत्रता रहती है। अर्थात वो अपनी पसंद के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जो है विषयों का चयन कर सकते हैं। लेकिन इस संरचना के अंदर भी परिवर्तन किया गया है। अब जो है वो शिक्षा की संरचना को 4 भागों में बांटा गया और उसको किस भागों में बांटा गया 4 भागों में 5+3+3+4। ये क्या है इसको आगे समझते हैं। तो पहले 5 वर्षों को जो है वो नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज के अंदर क्या होगा कि पहले 3 वर्ष जो है वो आंगनवाड़ियों के माध्यम से जो है वो विद्यार्थियों को या छात्रों को शिक्षा दी जाएगी और इस
स्टेज के अंदर जो है वो छात्रों की आयु रखी गई है 3 वर्ष से 8 वर्ष तक, जिसमें से 3 से 6 वर्ष तक जो है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा आंगनवाड़ी के माध्यम से जो है वो विद्यार्थियों को जो है वो दी जाएगी। इसके बाद में अगले 2 वर्ष जो है वो स्कूली शिक्षा दी जाएगी। इस स्तर के अंदर महत्वपूर्ण बात यह है कि फाउंडेशन स्टेज के अंदर जो है वो कोई भी एग्जाम का प्रावधान नहीं रखा गया है, अर्थात फाउंडेशन स्टेज के अंदर जो है वो छात्रों का कोई भी एग्जाम नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है प्रेपरेटरी स्टेज, जिसको हम प्राथमिक स्तर भी कह सकते हैं। इस स्टेज के अंदर कक्षा 3 से 5 तक जो है वो शिक्षा अध्ययन किया जाएगा। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो इस स्तर के अंदर जो है वो आयु का अगर हम बात करें तो 9 से 11 वर्ष तक के छात्रों को रखा गया है। इसके बाद में जो है नेक्स्ट स्तर रहेगा मिडिल स्टेज, जिसके अंदर जो है कक्षा 6 से 8 तक अध्ययन कराया जाएगा और आयु रहेगी 12 से 14 वर्ष तक। इसके बाद में है नेक्स्ट स्टेज रहेगा सेकेंडरी स्टेज, जिसके अंदर कक्षा 9 से 12 तक जो है वो छात्रों को अध्ययन कराया जाएगा। और इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि अब छात्रों को आजादी रहेगी कि वो 9वीं कक्षा से ही जो है वो अपनी मनपसंद सब्जेक्ट को चुन सकेंगे, अर्थात उन्हें जो है विषय के चयन की जो है वो स्वतंत्रता दी जाएगी। 9वीं क्लास से ही जो है वो अपने रुचि के अनुसार जो है वो विषयों का चयन कर सकेंगे। तो स्ट्रीम सिस्टम को जो है बंद कर दिया गया है इस शिक्षा नीति के आधार पर, और विषयों को जो है वो कोडिंग की गई है, अर्थात जो है अब फिजिक्स के साथ आप हिस्ट्री का अध्ययन कर सकेंगे, आप पॉलिटी के साथ अगर हम बात करें तो आप केमिस्ट्री का अध्ययन कर सकेंगे, आप मैथ के साथ जियोग्राफी का अध्ययन कर सकेंगे। तो इस प्रकार से जो है कुछ विषयों का समुच्चय को तैयार किया गया है। उसके आधार पर जो है आप किसी विशेष स्ट्रीम से जुड़े सब्जेक्ट का अध्ययन न करके अलग अलग स्ट्रीम से जुड़े जो है वो सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव नई शिक्षा नीति के अंदर किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रथम 5 वर्षों तक कोई परीक्षा नहीं होगी। ये मैंने अभी आपको बताया कि पहले 5 वर्षों तक जो है वो कोई परीक्षा नहीं होगी, खेलों के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से जो है वो शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर अधिक बल दिया जाएगा। कक्षा 6 से ही जो है वो विद्यार्थियों के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। उन्हें कंप्यूटर की कोडिंग सिखाई जाएगी। इसके अलावा अन्य इंटर्नशिप करने का प्रावधान भी जो है वो नई शिक्षा नीति के अंदर रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो ये भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मिड डे मील अर्थात राष्ट्रीय पोषाहार योजना, अगर हम बात करें तो भारत के अंदर सबसे पहले मिड डे मील शुरू किया गया तमिलनाडु के अंदर 1995 के अंदर। इसके साथ साथ जो है वो नाश्ते का सुविधा भी जो है वो बच्चों को दी जाएगी, छात्रों को दी जाएगी। ये सुविधा भी जो है वो नई शिक्षा नीति के अंदर जो है वो जोड़ा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रथम 5 वर्षों में स्थानीय भाषा, मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा में अध्ययन। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फाउंडेशन स्टेज और प्रीपरेटरी स्टेज, इन दोनों स्तर के अंदर जो है वो स्थानीय, मातृ और राष्ट्रीय भाषा के अंदर जो है वो शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है और विदेशी भाषाओं को भी लागू किया गया है। अर्थात अगर छात्र चाहे तो विदेशी भाषा में भी शिक्षा जो है वो ले सकता है, लेकिन इसके लिए एक ही कंडीशन रखी गई है। और वो कंडीशन क्या है कि 2 भाषाएं जो है वो भारतीय होना अनिवार्य है। 3 भाषाओं के अंदर जो है वो शिक्षाएं दी जाएगी। 3 भाषा जो है वो अनिवार्य है, लेकिन इन तीनों भाषाओं में से 2 भाषाएं भारतीय होना अनिवार्य है। जैसे कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो है वो चयन करता है हिंदी इंग्लिश का, तो तीसरी भाषा जो है वो फ्रेंच नहीं हो सकती। विदेशी भाषाओं को लागू कर दिया गया है, लेकिन इंग्लिश और फ्रेंच 2 विदेशी भाषाएं हो जाएंगी जो लागू नहीं की जा सकती। इसीलिए जो है वो हिंदी के साथ अगर इंग्लिश का चयन किया है तो तीसरी भाषा तमिल, कन्नड़, राजस्थानी या अन्य कोई हो सकती है, जबकि जो है वो फ्रेंच नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हिंदी के साथ अगर फ्रेंच का चयन किया है तो फिर वो इंग्लिश तीसरी भाषा नहीं हो सकती, तीसरी भाषा कोई जो है वो भारतीय होगी। तो त्रिभाषी शिक्षा को जो है वो लागू किया गया है, सिस्टम को लागू किया गया है नई शिक्षा नीति के अंदर। ये भी जो आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, अब आगे अगर हम बात करें तो 6ठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी, जिसके आधार पर जो है वो भविष्य के अंदर उनको रोजगार मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस आधार पर जो है इसको लागू किया जाएगा नई शिक्षा नीति के आधार पर। साथ ही साथ 6ठी कक्षा से जो है वो छात्रों को कंप्यूटर की कोडिंग सिखा दी जाएगी, जिससे वो छोटी उम्र से ही जो है वो एप्लीकेशंस और वेबसाइट का निर्माण कर सकेंगे, जो कि तकनीकी क्षेत्र में देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव जो है वो भविष्य में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रीपरेटरी स्टेज के अंदर त्रिभाषी व विदेशी भाषाओं को लागू किया जाएगा। ये मैंने भी आपको पीछे बताया कि त्रिभाषी सिस्टम को जो है वो देश के अंदर लागू किया जाएगा छोटी कक्षाओं से ही। इसके पीछे रीजन यह है कि मल्टीलैंग्वेलिज्म हैज अ ग्रेट कॉग्निटिव
बेनिफिट्स, अर्थात अधिक भाषाओं को जानना ज्ञान के क्षेत्र में बहुत लाभदायक है, फायदेमंद है। अर्थात एक वैज्ञानिक स्टडी के अंदर यह पाया गया है कि जितनी भाषाओं को अगर आप जानते हैं आपका माइंड उतना ही शार्प रहता है। तो इसी आधार पर जो है वो त्रिभाषी सिस्टम को नई शिक्षा नीति के अंदर लागू किया गया है और छोटी उम्र से ही जो है वो बच्चों को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान कराया जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें सेकेंडरी स्टेज के अंदर सेमेस्टर प्रणाली होगी, अर्थात 9th क्लास से ही जो है वो 6 महीने के बाद परीक्षाओं का सिस्टम जो है वो भी डेवलप किया जाएगा नई शिक्षा नीति के आधार पर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विद्यालय स्तर के ऊपर SCMC का निर्माण किया जाएगा, अर्थात स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी। इसका गठन जो है वो नई शिक्षा नीति के आधार पर किया जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 10वीं बोर्ड की परीक्षा को समाप्त कर दिया गया है और 12वीं बोर्ड की परीक्षा को सरल कर दिया गया है। अब आपको केवल 12वीं बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जिसके अंदर भी जो है वो रटाफिकेशन वाली पद्धति को समाप्त कर दिया जाएगा और प्रैक्टिकल मॉडल जो है वो पेपर का तैयार किया जाएगा, अर्थात बच्चों की सही दक्षता का आंकलन हो सके इस प्रकार से प्रश्न पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट के वर्चस्व को किस प्रकार से समाप्त किया जाए, इसके ऊपर भी जो है वो नई शिक्षा नीति के अंदर ध्यान रखा गया है। इसके बाद में जो है वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किए जाएंगे, अर्थात छात्र स्वयं का मूल्यांकन करेंगे, सहपाठियों के द्वारा छात्र का मूल्यांकन किया जाएगा और अध्यापक के द्वारा भी छात्र का मूल्यांकन किया जाएगा। तो 3 आधार पर जो है वो छात्र का मूल्यांकन किया जाएगा और 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे। स्ट्रीम सिस्टम को बंद कर दिया गया, ये भी मैंने आपको बताया। इसके साथ ही साथ RTE सिस्टम के अंदर क्या परिवर्तन किया गया है कि 2 भागों में बांटा गया है। राइट टू एजुकेशन के अंदर जो है वो कक्षा 12 तक और साथ ही साथ 3 वर्ष से 18 वर्ष तक ये परिवर्तन किया गया है RTE के अंदर, अर्थात राइट टू एजुकेशन के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉलेज में एडमिशन के लिए अभी तक आपको पता होगा कि 12वीं में अगर आपके जितने अंक आए हैं उसके आधार पर आप ग्रेजुएशन के अंदर जो है वो बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते थे, लेकिन इसके अंदर भी जो है वो बदलाव किया गया है। अब जो है वो आपको कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से देश के किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना आपके लिए आसान होगा। यदि आपके नंबर कम भी जो है तो आप भी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देकर अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं और देश के किसी भी कॉलेज के अंदर जो है वो एडमिशन ले सकेंगे। अब हम देखेंगे कि बीएड के अंदर जो है वो क्या प्रावधान रखा गया है। तो देखिए, बीएड का प्रावधान ये रखा गया है कि 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय बीएड। यदि आप 12वीं के बाद बीएड करते हैं तो आपके लिए 4 वर्षीय बीएड का कोर्स होगा। यदि आप जो है ग्रेजुएशन के बाद बीए करते हैं तो आपके लिए जो है वो 2 वर्षीय बीएड का कोर्स होगा और मास्टरी डिग्री के बाद अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए 1 वर्षीय बीएड होगा। इसके बाद में ग्रेजुएशन या बीटेक के छात्रों के लिए क्या जो राहत की खबर आई है वो ये रहे कि अगर आप ग्रेजुएशन के अंदर ही और बीटेक के अंदर आप अगर बीच में ही शिक्षा छोड़ देते हैं तो अब जो है आपको लॉस नहीं होगा। अगर भविष्य में आपको एहसास हो कि आपको ये कोर्स कंप्लीट करना चाहिए था तो जहां पर आप छोड़ोगे उसी से आगे जो है वो आप कंप्लीट कर सकोगे। जैसे कि 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2nd ईयर के बाद डिप्लोमा, 3rd ईयर के बाद डिग्री, और अगर आप बीएड के साथ भी जो है वो डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी रिसर्च विद डिग्री, जिसमें बीएड भी जो है वो मान्य होगी। तो ये भी एक परिवर्तन किया गया है नई शिक्षा नीति के अंदर और बहुत बड़ा और फायदेमंद जो है वो साबित होगा भविष्य के अंदर ये परिवर्तन। इसके बाद में अगर हम बात करें, इस सिस्टम को नाम दिया गया है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 1 से अधिक कोर्स आप एक साथ कर सकेंगे। इसके लिए जो है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का निर्माण किया जाएगा, जिसके अंदर अगर आप पैरेलल अन्य कोई कोर्स करते हैं उसके क्रेडिट जो है वो इस बैंक में ऐड हो जाएंगे और भविष्य में आपको अगर इसकी डिग्री लेनी है तो उस क्रेडिट के आधार पर जो है आपको डिग्री प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है नई शिक्षा नीति में। इसके अलावा संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा नई शिक्षा नीति के अंदर। साथ ही साथ में जो है वो एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, अर्थात अब जो है अगर आप मास्टरी डिग्री के बाद पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको एमफिल करना नहीं होगी भविष्य में। वर्तमान में जो है वो एमफिल करना अनिवार्य है। तो ये भी जो है वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है नई शिक्षा नीति में। अब आगे हम बात करते हैं कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी। इस फाउंडेशन का निर्माण किया जाएगा जिससे कि वैज्ञानिकों, सामाजिक अनुसंधानों और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा और उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्तीय संस्थानों में बदला जाएगा। साथ ही साथ वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप एक बड़े उच्च शिक्षण संस्थान का निर्माण भी करने जाने का लक्ष्य नई शिक्षा नीति के अंदर रखा गया है। इसके लिए जो है वो नई शिक्षा नीति के अंदर 1517.57 करोड़ का बजट जो है वो केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा
के साथ साथ जो है वो कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जैसी व्यवहारिक शिक्षाओं को भी नई शिक्षा नीति के अंदर जोड़ा गया है। अर्थात अगर आप जो है वो आईआईटी के लिए किसी बड़े कॉलेज के अंदर कर रहे हैं तो आपको जो है तकनीकी शिक्षा के साथ साथ में जो है वो व्यवहारिक ज्ञान भी जो है दिया जाएगा। ये भी नई शिक्षा नीति के अंदर जो है विषय जोड़ा गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा में कंटेंट, वर्चुअल लैब और डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की तैयारी भी जो है वो की जाएगी नई शिक्षा नीति के आधार पर। इसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती के अंदर साक्षात्कार अनिवार्य होंगे। अभी तक हमने देखा कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर तुलनात्मक रूप से हमने पढ़ा कि किस प्रकार से पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारी शिक्षा कंप्लीट होने के बाद अगर हम अध्यापक बनना चाहेंगे तो हमको साक्षात्कार इंटरव्यू देना अनिवार्य होगा, जो कि बड़ा एक बहस का मुद्दा भविष्य में रहने वाला है। इसके अलावा अध्यापक बनने के बाद अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र में ज्वाइनिंग मिलती है तो आपके लिए रहने की सुविधा सरकार के द्वारा की जाएगी। यह सुविधा भी जो है वो दी गई है नई शिक्षा नीति के अंदर। इसके अलावा सरकारी अध्यापकों को चुनावी ड्यूटी के अतिरिक्त अन्य कोई भी शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक कार्य नहीं दिया जाएगा, इसका प्रावधान रखा गया है नई शिक्षा नीति के अंदर। और ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर भी जो है वो नियंत्रण किया जाएगा, लेकिन पदोन्नति के समय जो है वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है वो ट्रांसफर पॉलिसी पर नियंत्रण रहेगा। अर्थात अब जो है वो आप एक ही स्कूल के अंदर रहकर जो है वो अध्ययन करा सकेंगे। इसके अलावा विदेशी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मान्यता दे दी गई है, वो अब जो है देश के अंदर अपने संस्थान की स्थापना कर सकेंगे। अर्थात विदेशी यूनिवर्सिटीज जो है अब देश के अंदर आ सकेंगी, जो कि भविष्य के अंदर बड़ा ही चर्चा या बहस का मुद्दा रह सकता है कि विदेशी भाषाओं के कॉलेज या विदेशी कॉलेज यूनिवर्सिटी को जो है देश के अंदर आने की अनुमति दे दी गई है नई शिक्षा नीति के आधार पर। अब हम डिस्कस करेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और एनआरए क्या है, अर्थात नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को। अभी तक हमने जाना शिक्षा नीति के बारे में, अब हम इन दोनों ही चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनआरए। हाल ही के अंदर केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एनआरए के निर्माण को मंजूरी दे दी है, अर्थात नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जो करवाएगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो किसके लिए होगा? वर्तमान में एसएससी, आरबी और आईबीपीएस इन तीनों ही बोर्ड के द्वारा ट्रायर फर्स्ट के जो एग्जाम कराए जाते थे, एसएससी अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आरआरबी अर्थात रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड और आईबीपीएस अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इन तीनों ही बोर्ड के द्वारा जो ट्रायल फर्स्ट के एग्जाम कराए जाते थे, अब वो एग्जाम एनआरए के द्वारा कराए जाएंगे और उस एग्जाम को नाम क्या दिया गया है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये टेस्ट करवाया जाएगा एनआरए के द्वारा। अब हम जानेंगे 7 बिंदुओं में इससे जुड़े हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और समझेंगे कि एनआरए और सीईटी वास्तव में क्या है, किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है, क्या क्या इसके लॉस हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अब हम देखते हैं पहला पॉइंट, एनआरए विल कंडक्ट द ट्रायल फर्स्ट एग्जामिनेशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ट्रायल फर्स्ट का एग्जामिनेशन ही जो है वो एनआरए के द्वारा कराया जाएगा, जिसको नाम दिया गया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये कराएगा, ये भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। इसके अलावा सेकंड पॉइंट रहेगा, एक सिंगल एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर आईबीपीएस, एसएससी, आरआरबी इनिशियली। अर्थात प्रारंभ में जो है वो केवल आईबीपीएस, एसएससी और आरआरबी इन तीनों ही संस्थाओं के द्वारा जो ट्रायल फर्स्ट का एग्जाम कराया जाता था, ये तीनों ही एग्जाम का जगह कौन ले लेगा? सीईटी जो है वो इन तीनों ही का जगह ले लेगी। अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जो कि इन तीनों के लिए ही मान्य होगा। प्रारंभ के अंदर इन तीनों के लिए ही मान्य होगा, लेकिन भविष्य के अंदर एक बार लागू होने के बाद जो है विभिन्न प्राइवेट संस्थानों के लिए भी जो है वो इसको खोल दिया जाएगा और विभिन्न राज्य सरकारें भी जो है इसका फायदा उठा सकती है। तो बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला है भविष्य के अंदर ये, जो कि हाल ही के अंदर लागू किया गया है एनआरए। और ये कहा गया है कि वर्ष 2021 से जो है वो ये कार्य करना स्टार्ट हो जाएगी। और इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर ये कॉमन है अर्थात एक ही टेस्ट होगा तो इन तीनों के लिए सिलेबस भी एक ही रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा जो कि आरआरबी के स्टूडेंट होंगे, एसएससी के होंगे, आईबीपीएस के होंगे। किसी ना किसी स्टूडेंट या किसी ना किसी क्षेत्र के स्टूडेंट को इसका लॉस जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन तीनों ही क्षेत्रों के अंदर सिलेबस जो है वो अलग अलग देखने को मिलता है। लेकिन जब कॉमन टेस्ट होगा तो कॉमन सिलेबस भी देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि आगे क्या रहता है, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। इसके सिलेबस के बारे में जो है अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अगर पेपर एक है तो सिलेबस एक होगा। इसके बारे में थर्ड पॉइंट है, द सीईटी स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन of the result and will be made available to the candidates as well as recruiting agency।
अर्थात इस पॉइंट के अंदर यह बताया गया है कि अगर आप मान लीजिए कि सीईटी का एग्जाम देते हैं और आपका स्कोर जो अभी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, जो स्कोर आपका अभी आया है ये आगे आने वाले 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो इसके अंदर रखा गया है बात कि अगर आप एक बार एग्जाम देते हैं तो 3 वर्षों के लिए आपका स्कोर वैलिड रहेगा। जब भी जो है आप चाहें जो है उस स्कोर के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है या आपको जो है वो नेक्स्ट ट्रायल के लिए बुलाया जा सकता है। 4 पॉइंट क्या कहता है कि ईच कैंडिडेट हैव टू एडिशनल चांस टू इंप्रूव हिज और हर स्कोर एंड बेस्ट स्कोर विल बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। अर्थात 1 वर्ष के अंदर जो है वो प्रत्येक कैंडिडेट के पास 2 चांस होंगे कि वो अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन इसके अंदर ये एक बहुत ही अच्छी बात ये रखी गई है कि अगर मान लीजिए कि आपने पहली बार में स्कोर किया 90% और उसके बाद में आपने जो है वो 3 सालों तक 90 से बेस्ट स्कोर आप नहीं दे पाए, तो 3 वर्षों तक जो है आपका 90% स्कोर को ही कंसीडर किया जाएगा। आपके निम्न स्कोर को, कम स्कोर को कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो भी पिछले 3 वर्षों के अंदर आपका बेस्ट स्कोर है उसके आधार पर जो है वो एग्जाम के अंदर आपको कंसीडर किया जाएगा। एक बात और आपको यहां पे ध्यान रखनी है, भले ही इन तीनों के लिए एग्जाम एक हो रहा हो, आपको वैकेंसीज के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करने होंगे। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है, फॉर्म आपको अलग अलग फिल करने होंगे। आईबीपीएस के लिए, एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए। अगर एक पेपर हो रहा है तो वर्तमान के अंदर मान लीजिए कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो वो एसएससी का फॉर्म फिल करेगा। लेकिन अब जो है वो एक ही पेपर है तो आरआरबी वाला, आईबीपीएस वाला और एसएससी वाला तीनों मिलकर जो है वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि ट्रायल फर्स्ट का एग्जाम तो सेम ही होना है, तो तैयारी सेम करनी पड़ेगी। तो इसलिए कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव एटलीस्ट 1 एग्जाम सेंटर, अर्थात प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एग्जाम सेंटर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये भी जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेपरेट सीईटी विल बी हेल्ड फॉर ग्रेजुएट हायर सेकेंडरी क्लास एंड क्लास 10th लेवल, अर्थात ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर सीईटी का एग्जाम अलग होगा, हायर सेकेंडरी के ऊपर अलग होगा और क्लास 10th लेवल के ऊपर अलग होगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल ये 3 अलग अलग स्तर के एग्जाम जो है वो एसएससी कंडक्ट कराती है। तो सीईटी भी जो है इन तीनों स्तरों के लिए अलग अलग करवाया जाएगा। कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो इन तीनों ही सीईटीओं के लिए एलिजिबल होगा, मतलब वो तीनों ही सीईटी के एग्जाम दे सकेगा। अगर कोई 10th क्लास पास है तो वो केवल 10th क्लास का वाला ही जो है सीईटी दे सकेगा। इसके अलावा एज के अंदर कोई भी इसके अंदर जो है वो नया परिवर्तन नहीं किया गया। आप अनलिमिटेड बार जो है वो एग्जाम दे सकते हैं और कोई लिमिटेड जो है वो एज को नहीं किया गया। केवल पोस्ट के लिए जो एज होगी उसको मान्य किया जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा कि अधिकतम एज किसी पोस्ट के लिए है। अगर वो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप उस सीईटी के एग्जाम को दे सकेंगे। लास्ट पॉइंट रहेगा देयर विल बी कॉमन सिलेबस फॉर ऑल सेट। तो ये भी मैंने आपको बताया कि सीईटी के लिए एक पेपर हो रहा है तो सभी के लिए एक ही सिलेबस होगा। तो इस प्रकार से हमने एनआरए और सीईटी को समझा। तो आज की वीडियो में हमने सीईटी और साथ ही साथ में नई शिक्षा नीति को जाना। तो इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।